प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत। कल तक हमने किया था, पिछले लेक्चर में हमने किया था विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ तथ्य हमने जाने थे। आज उससे आगे का टॉपिक विद्युत द्विध्रुव करेंगे, और विद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत 3 टॉपिक करेंगे: विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 3 टॉपिक करेंगे, आराम से करेंगे जितना होगा। देखते हैं नंबर वाइज। पहला टॉपिक हमारा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत, यानी कि जिनका परिमाण तो समान है जबकि प्रकृति विपरीत है, ऐसे आवेशों को अत्यल्प दूरी पर रख दिया जाता है, बहुत कम दूरी पर रख दिया जाता है। तो इस प्रकार जो व्यवस्था बनती है, निकाय बनता है, सिस्टम बनता है, उस व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव दोबारा से देखें। जब परिमाण में समान, दोनों क्यू परिमाण है, दोनों का समान परिमाण है, लेकिन प्रकृति में विपरीत, प्रकृति इसकी ऋणात्मक है और इसकी धनात्मक है। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदुवत आवेश अत्यल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं, तो इस प्रकार बनी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ऐसे लंबी हो सकती है, पूरी रेखा का कोई अंत नहीं होता, उस रेखा को हम बोलते हैं द्विध्रुव का अक्ष। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। दूसरी बात एक और, ये इसका मध्य बिंदु है O, मध्य बिंदु यानी कि दोनों के बीच का बिंदु है। इस मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली तथा अक्ष के लंबवत रेखा को विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। तो देखो भाई, द्विध्रुव में 2 चीजें आ गई हमारे पास: विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, और दूसरा हमारे पास आ गया विद्युत का निरक्ष। अक्ष कौन सा होता है? जैसे इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये A है और B। A और B से होकर जाने वाली जो रेखा होगी, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहेंगे। और इस अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु O से होकर गुजरने वाली रेखा को द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, ज्यादा तेज नहीं हूं, बहुत धीरे चल रहे हैं अपने। तो फिर से बता देता हूं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, तथा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु O से गुजरने वाली रेखा को, यानी कि कौन सी रेखा होगी ये? ऐसे
ये जो रेखा होगी, इस रेखा को हम बोलेंगे निरक्ष, द्विध्रुव का निरक्ष। और छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। हमें ये जो दूरी है ए लेनी है, ये ए, और इसको भी ए लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आगे जितनी भी कैलकुलेशन होगी, गणनाएं होंगी, वो गणना करने में आसानी होगी अगर हम यहाँ पे इस द्विध्रुव की जो बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी है, वो 2a लें, तो कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। हालांकि एनसीईआरटी में डी लेके किया हुआ है, और डी लेके करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। d/2 करोगे, ए की जगह अब यहाँ पे d/2 करोगे, यहाँ पे भी d/2 करोगे, तो थोड़ा बढ़िया नहीं रहेगा। इसलिए द्विध्रुव की जो विस्थापन होगा, आवेशों के मध्य विस्थापन होगा, उसको हम 2a से लिखेंगे। ये चीज आपको बढ़िया से समझनी है। इसके बाद में द्विध्रुव में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये था भाई द्विध्रुव, छोटा सा टॉपिक था, द्विध्रुव आघूर्ण। अगला टॉपिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण आप लिखोगे, मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाओ। परिमाण 2qa होता है। परिमाण आवेश इंटू आवेशों में विस्थापन, आवेशों में विस्थापन, तो यानी कि Q इंटू 2a वेक्टर। और आपको पता है कि विस्थापन हमने 11वीं में बहुत बार बताया है मैंने, ये एक सदिश राशि होती है, इसलिए इस पे हम एरो लगा रहे हैं। जबकि हम परिमाण की बात कर रहे हैं तो एरो नहीं लगाना, सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं तो एरो नहीं लगाना। तो परिमाण हमारा क्या आ जाएगा? 2qa। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया परिमाण। अब दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। तो अपने को जब भी किसी सदिश राशि की बात करेंगे तो हमें परिमाण पता होना चाहिए और उसकी दिशा पता होनी चाहिए। और वही सदिश राशि होती है जिसमें ये दोनों ही होते हैं। सदिश राशि वही होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो ये था भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं, छोटी छोटी बातें क्लियर कर लेते हैं। ये इसके बीच की दूरी है, विस्थापन है, सीधी दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। और ये -q आवेश, ये +q आवेश। हम इन दोनों आवेशों के बीच द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या होगा? P वेक्टर सदिश रूप में लिख रहे हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू 2qa वेक्टर। P वेक्टर 2qa वेक्टर।
जहां ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, ए से बी की तरफ विस्थापन टू ए वेक्टर क्या है, विस्थापन है। तो एक क्वेश्चन आया था, इसी से रिलेटेड पूछा गया था मेरे से, भी सर क्यों होती है एक द्विध्रुव की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q की तरफ। तो देखो भाई, जब भी हम किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी प्रवृत्ति यही रहती है, विद्युत क्षेत्र जब भी बात करेंगे तो इधर धनावेश होगा, क्योंकि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, और इस तरफ क्या होगा, ऋणावेश माना जाएगा। अपने माने तो इस तरफ क्या है, ऋणावेश है, इस तरफ धनावेश है। तो ये द्विध्रुव अगर इस विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल इस स्थिति में होगा, इस स्थिति में होगा। और हम द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा देना चाहते हैं वो इसी दिशा में देंगे, इसलिए -q से +q की तरफ इसकी दिशा को माना जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि तो है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। हम लिखा था P वेक्टर इज इक्वल टू 2QA वेक्टर। ये तो मात्रक देख लेते हैं। अंक का कोई मात्रक नहीं होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। और इसी का एक नया नाम दिया गया वैज्ञानिक डिबाई के नाम से, इसको डिबाई भी कहा जाता है, इसको डिबाई भी कहा जाता है। ऐसा ही मात्रक है ये, याद रखना। तो ये बात हमें पक्की कन्फर्म याद रखनी है। अब बात करते हैं इसकी विमा की। कोई भी आप भौतिक राशि की बात करोगे तो उसका मात्रक, उसकी विमा के बारे में बात जरूर करोगे। तो इसकी विमा क्या होनी चाहिए, आप एक बार अपनी कॉपी कमेंट बॉक्स में डालें, फिर मैं आगे लिखता हूं। सरिता नेट खत्म कर दिया होगा, दिन भर मोबाइल चलता है तो शाम को नेट खत्म हो जाता है, फिर शाम को दिखता नहीं है। सरिता दिखाई दे रहा है तो यस लिख के भेजें। नहीं दिख रहा तो मोबाइल में इंटरनेट नहीं होगा, या फिर मोबाइल को रिफ्रेश करो। पहली समस्या इंटरनेट की होती है, या फिर दोबारा ओपन करो, दोबारा से चलाओ इसको। चलो ठीक है,
आप सभी ने, बहुत जनों ने आंसर दिया है। देखते हैं L1 T1 A1 आ रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, आवेश की जो विमा होती है वो होती है A1 T1, और इसकी जो विमा होती है वो L1 होती है। इसी से हमारी जो विमा लिखी जाएगी वो ऐसे लिखी जाएगी M0 L1 T1 A1। तो ये था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपको पक्का याद हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल कि यदि HCl अणु में H प्लस आयन तथा Cl माइनस आयन के मध्य दूरी, या विस्थापन लिख लो, विस्थापन लिखें तो सही रहेगा, विस्थापन 1.28 एंगस्ट्रॉम है, तो अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इसी द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित है, तो एक एक एग्जाम्पल करते जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये कह रहा है कि H प्लस आयन और Cl आयन के मध्य विस्थापन इतना है, यानी कि हमें दे क्या रखा है? 2a वेक्टर। कितना दे रखा है? 1.28 एंगस्ट्रॉम। ये जो एंगस्ट्रॉम है, ए के ऊपर 0 लगा, इसको एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, और जिसका मतलब होता है 1.28 इंटू 10 टू दी, इसकी जो वैल्यू होती है वह 10 की पावर माइनस 10 होती है, और बाद में लिखा जाता है मीटर। और मीटर में एसआई पद्धति में बदलना जरूरी है। कोई भी चीज, कोई क्वेश्चन हल करोगे तो किसी भी मात्रक को आप एसआई पद्धति में बदल के ही हल करें तो सही आंसर आएगा, अन्यथा आपका आंसर गलत रहेगा। दूसरा, ई की वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या रहेगी? क्यू की वैल्यू रहेगी H प्लस, यानी कि एक प्रोटॉन है, Cl माइनस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैल्यू रहेगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, हमें क्या निकालना है? पी वेक्टर। क्या आएगा? 2 टू ए क्यू, कुछ भी लिख लो, क्यू ए लिख लो, ए की बात है। तो देखो भाई, वेक्टर है ये, याद रखना। और जब वेक्टर लिखोगे तो क्यू को पहले लिखोगे, ए वेक्टर को बाद में। चलो, कोई भी अदिश राशि है वेक्टर से पहले लिखी जाती है। 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इसको हल कर दो। आप हल करोगे तो लगभग आंसर आना चाहिए 2.048 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम मीटर। ये उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और एक आधे नंबर में पूछ लेता है।
तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमने अभी बात करी थी द्विध्रुव की, तो द्विध्रुव का अक्ष भी होता है, निरक्ष भी होता है। तो अक्ष पर भी ज्ञात करेंगे और द्विध्रुव के निरक्ष पर। तो पहला विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ये इसका पहला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों ही टॉपिक जो आगे करेंगे। और दूसरा इसका होगा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। एक बार मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लें। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ज्यादा आनंद उन्हीं को आ रहा है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो रहा है और वो टॉपिक का आनंद ले रहे हैं। तो देखो भाई, ये कोई द्विध्रुव है, एक आवेश पड़ा है ए बिंदु पर, दूसरा आवेश पड़ा है बी बिंदु पर। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश। और इन आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा है, जिसको हम आगे बढ़ा देते हैं ये से। और इस अक्ष पर यहां पर कोई बिंदु P है। कहां पर? यहां पर कोई बिंदु P है, जहां पर हम द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखना ही है, तो लिख लेना। चित्र में दिखाए अनुसार बिंदु A तथा B पर द्विध्रुव के माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसी द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसलिए इसके बाद में, इसलिए बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। तो भाई यहां पर हमने एकांक धनावेश की कल्पना कर दी, यहां पे मान लिया एकांक धनावेश। तो देखो भाई, ये ऋणावेश है, इसको क्या करेगा? खींचेगा या धकेलेगा? ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी दिशा रहेगी इस तरफ, जिस तरफ बल की दिशा रहेगी। मतलब ये जो आवेश है इस धनावेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऋणावेश धनावेश को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इस कारण से ये इस तरफ आएगा, तो बल की दिशा रहेगी ये। और जो बल की दिशा रहती है वो ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रहती है। ठीक इसी तरीके से ये आवेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, दिशा रहेगी ये। अपने टॉपिक कम कर लेंगे, लेकिन जो चीज समझ रहे हैं बढ़िया से समझना, अच्छी तरीके से समझना। और कभी कभार होता है कि मैंने सारी किताब पढ़ दी,
और पढ़ना और समझने में बहुत फर्क है। किताब पढ़ दी, सिलेबस कंप्लीट है, और पेपर में पूछा तो 10% ही नहीं बने, तो वो सिलेबस करना नहीं है अपने को। जो चीज हम समझ रहे हैं माइंड में बैठ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। देखो भाई, अब ये जो धनावेश है इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इस आवेश पर बल लगेगा इस तरफ, बल लगेगा इस तरफ, और इस तरफ होगी E2 की दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो प्लस क्यू आवेश के कारण लग रही है वो E2 वेक्टर है। चलो दोबारा से इस चित्र के बारे में जो आपने लिखना है, चित्र में दिखाए अनुसार बिंदु ए तथा बी पर द्विध्रुव के -q तथा +q आवेश स्थित है। इस आवेश के कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसलिए बिंदु P पर एकांक धन आवेश की कल्पना करते हैं और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E1 प्राप्त होती है, जो कि किस दिशा में होती है? BA दिशा में होती है। BA मतलब B से A, या PB कर दो, PB दिशा में प्राप्त होती है। और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर BP दिशा में प्राप्त होती है। ये चीजें आप लिख दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और कहीं से भी अपने को याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है भी ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करता है, धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। इतनी सी बात याद रखनी है। पहले चैप्टर का पहला लेक्चर जिसमें हमने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बताया था कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलो अब हम यहां पे लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो E1 वेक्टर इज इक्वल टू, वो सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र क्या था? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R² R कैप। इस सूत्र का यूज करेंगे हम इसमें। तो देखो भाई, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटे में अब यहां पे क्या आना चाहिए, इस चीज को समझेंगे हम। तो देखो भाई, ये इसका क्या है? मध्य बिंदु O है, और ये दूरी है A, और ये दूरी भी A है। आपने बात करी थी स्टार्टिंग में भी, इसको 2A लेना है। और जो P बिंदु की दूरी है वो इसके द्विध्रुव के केंद्र से है स्मॉल r। द्विध्रुव के केंद्र से कितनी है? स्मॉल r है। तो हमें क्या निकालना है? इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी, मतलब इतनी तो है, r है हमारे पास, a और ऐड हो जाएगा, यानी कि यहां तक ज्ञात करनी है तो a और जुड़ जाएगा। तो हमारे पास, मैं यहां एक बार लिख देता हूं सिंबल, AP का स्क्वायर BP, नहीं, ये किस दिशा में? इस दिशा में। तो आपको लिखना है PB दिशा में, PB दिशा में। और चित्र से AP बराबर, यहां पे लिख देता हूं, चूंकि चित्र से AP बराबर A प्लस R।
और चित्र से इसके इस यहां से यहां तक की दूरी बीपी बराबर भी लिख देता हूं, ताकि चलो बाद में काम आ जाएगी, अगले अगले में लिखेंगे अपने। इसको हम सही कर देते हैं। E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटे में A प्लस R का होल स्क्वायर। किस दिशा में? PB दिशा में। PB दिशा में। PB दिशा को हम एक और चीज लिख सकते हैं, इस दिशा की बात कर रहे हैं हम। एक बार चलो PB लिख लें, आगे आगे जाकर कन्वर्ट करेंगे अपन। तो देखो भाई, हमारे पास E1 की जो वैल्यू आई है वो E आ गई। ठीक इसी तरीके से प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं हम। तो हमारा देखो इधर, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटे में, चलो एक बार लिख देते हैं, बाद में फिर दीवार तोड़ दोगे टक्कर मार के। बीपी लिखा हमने, ये धनावेश की P बिंदु से दूरी कितनी है? BP है, और BP को हम यहां से लिखेंगे। देखो भाई, BP की दूरी हम निकालेंगे यहां से, तो कितनी आनी चाहिए? टोटल यहां तक R है, और R में से ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे R माइनस ए लिख देंगे। चलो हमारे पास आ जाएगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई, और ये डायरेक्शन जरूर लिखनी है, दिशा किस तरफ है? तो BP दिशा में कर देना, BP दिशा में। एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R माइनस ए का होल स्क्वायर, किस दिशा में? BP दिशा में। तो पहले क्या था? PB दिशा में, यहां पे BP दिशा में। हमें याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्द से ले लें, फिर आगे चलते हैं। तो हम समझ रहे थे, देखो भाई, ये दिशा इस दिशा की विपरीत है, तो मैं एक बार BP वेक्टर को, BP कैप लिख देता हूं। इकाई सदिश, एकांक सदिश, एकांक मान है इसका, ये बराबर है R PB कैप के। परिमाण में तो बराबर है, क्योंकि जब एकांक सदिश होता है उसका परिमाण एक होता है। इसका भी एक है, इसका भी है, एक के बराबर होगा। अब इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है। तो एक जैसा करने के लिए, दोनों को बराबर लिखने के लिए बीच में क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि एक दूसरे में विपरीत दिशा है, इस कारण से माइनस आया है। तो इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाली ये जो आई थी, इक्वेशन नंबर 2 दे देना। समीकरण 1 व 2 का 2 से लिख दो, 2 से हमारे पास आएगा E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन
आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये आया था माइनस क्यू के कारण, इसकी दिशा है इस तरफ, तो यहां पे लिखेंगे आर कैप पी बी। और ठीक इसी तरीके से E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू बटे में आर माइनस ए। अब आपको थोड़ा सा अचंभा हो रहा होगा इक्वेशन नंबर 1 में और इस इक्वेशन में क्या गड़बड़ है। कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है तो कोई ज्यादा मामला गड़बड़ नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने उसमें तो ऐसे लिखा था, इसमें ऐसे लिख दिया। यहां थी ए प्लस आर था, यहाँ आर प्लस ए लिख दिया। 3 + 4 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आर बी पी कैप। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत से, उस सिद्धांत का यूज करेंगे। और वो सिद्धांत क्या कहता है कि परिणामी जो तीव्रता है अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। देखो भाई, इसको इक्वेशन नंबर दे देना आप, इसको मैंने दे दिया 3, ये इक्वेशन हो गई 4, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 5, और ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। सभी के कारण है, बिना कारण की कोई इक्वेशन नहीं है, बिना कारण की कोई इक्वेशन नहीं है, सभी के कारण सहित अब हमने लिखा है। तो समीकरण 6 में मैं ऊपर लिख देता हूं, ये समीकरण 3 आपके पास लिखी हुई है, याद रहनी चाहिए। समीकरण 6 में समीकरण 6 में समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर 4 व 5 से मान रखो भाई, E वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे में आर प्लस ए आर पी बी कैप प्लस, इसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे में आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर कैप, कौन सा, बीपी। डायरेक्शन आपको याद रहेगी पीबी बीपी से। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 5 तक, आगे ना 6 7 नंबर समीकरण। समीकरण 7 समीकरण 3 से मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने। तो भाई समीकरण 7 में मान रखना है समीकरण 3 से, जो आया था आर कैप पीबी और आर कैप बीपी जो आया था। तो हम इसकी जगह मान रख देते हैं, दोनों को बीपी बना देते हैं, दोनों को बीपी बना देते हैं। अब क्यों बनाते हैं, इस हर चीज का रीजन होगा, क्यों बनाएंगे। तो देखो भाई समझो इस बात को, क्यों बनाएंगे। यहां पे आवेश स्थित है और ये ऋणात्मक आवेश दूर है, धन आवेश नजदीक है।
तो बताओ ऋणावेश का आकर्षण बल ज्यादा होगा या धनावेश का प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा? धनावेश का प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, क्योंकि ये नजदीक है, दोनों का परिमाण समान है, तो इसके कारण इस पे ज्यादा बल आरोपित होगा। इस कारण से परिणामी जो तीव्रता आनी चाहिए वो इस दिशा में आनी चाहिए। इसलिए हम बीपी कैप की दिशा में लेंगे, तो आएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, ये हम कॉमन ले लेते हैं और क्यू भी दोनों में से एक जैसा है, वो भी कॉमन आ जाएगा। इससे पहले हम वो मान रख देते हैं, यहाँ पे 1 डॉट क्यू बटे में, थोड़ा नीचे लिखूं मैं क्योंकि ये गड़बड़ करेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर आना चाहिए, याद रखना भाई, कहीं पे भी लिखने में गड़बड़ हो गई है तो ये देखना स्क्वायर आएगा यहाँ पे। स्क्वायर, हम पीबी को बना रहे हैं बीपी, तो इसके साथ लग जाएगा माइनस आर कैप बी पी, पीबी को हमने क्या बना दिया बीपी, प्लस 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे में आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर बीपी कैप। फिर देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और आर कैप बीपी आ रहा है, वो बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास ये कॉमन आ रहा है, उसको बाद लिख दिया। यहां पे क्या बचा हमारे पास, 1 में आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचा, प्लस, और इसके साथ साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि इसके कारण माइनस आएगा, प्लस इधर हमारे पास बचा, देखो क्यू बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया, हमारे पास रहा 1 में आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया आर कैप बीपी। देखो ये जो कॉमन आ रहा था हमने बाद लिखा, और यूनिट वेक्टर को जो भी लिखा जाता है, वेक्टर हमेशा बाद में लिखा जाता है, तो उसको हम लास्ट में लिखा है। अब देखो कुछ नहीं करना, अब हमने छठी पास है तो छठी पास वाला काम करना है और कुछ नहीं करना। लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम हमारे पास आएगा, एक तो आ जाएगा आर प्लस ए, दूसरा आ जाएगा आर माइनस ए, और दोनों पे स्क्वायर है तो उन दोनों के कॉमन स्क्वायर लगा देंगे, दोनों के कॉमन स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, बाद में कर लेंगे। दोनों को एज इट इज, जैसा का था वैसा का वैसा लिख दिया। अब जब भी लघुत्तम लेते हैं, हमें 12वीं की जो चीजें हैं वो तो आती है, लेकिन ये छठी 7वीं की चीजें यही अटका लेती हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा ये, साथ में आएगा माइनस, माइनस आएगा और इधर लिखा जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो कैसे होता है, इससे ये कैंसिल, जो बचा उसका ऊपर वाले से गुणा, जो बचा उसका ऊपर वाले से गुणा, यहां लिखा गया प्लस, ये इससे कैंसिल, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जो मैथ वाला जुड़ा है उनको तो ऐसा लग रहा है कि क्या पहली क्लास की बातें बता रहे हैं, लेकिन जो बायो वाले हैं उनको बताना पड़ता है भाई। सबको साथ लेके चलना भी जरूरी होता है। तो हमारे पास आ गया ई वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो देखो भाई, तीनों ही सर्व समीकरण जो हमने 8वीं में पढ़ी थी, तीनों ही सर्व समीकरण काम में आ रही है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली तीनों सर्व समीकरण यहाँ काम आ गई।
और हम वहां सोचते थे 8वीं के अंदर कि पता नहीं कहाँ काम आएगी, ऐसे फालतू में याद करवा रहे हैं, और ये देखो यहाँ आके काम आ गई। और आप अब सोच रहे होंगे ये काम भी कोई काम है? ये सबसे बड़ा काम है भाई। शिक्षा, जो साइंटिस्ट बनते हैं इन्हीं समीकरणों का यूज करके आगे काम करते हैं। अब मैं वो रूप लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, और इसको जब भी हल करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं r प्लस ए, r माइनस ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूं। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। इस माइनस वाले टर्म को बाद में लिख रहा हूं, इसको पहले लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको भूलना नहीं है बीपी, और बी ए पी होता है तो उनको तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल। क्यू बटे में 4 पाई अपसाइलन नॉट डॉट। देखो भाई अब हम इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा मैं ब्रैकेट लगा के हल करूं ताकि बाद में ये साइन हटाएंगे, आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर। ये मिटा देता हूं, इस चित्र का अब कोई काम नहीं है। फिजिक्स के लिए बोर्ड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, पूरी दीवार हो तो ही चल जाता है। इसको मैं हल करूंगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। देखो भी मैं समझाने के लिए थोड़ा स्टेप ज्यादा ले रहा हूं, और जितने ज्यादा स्टेप होंगे बढ़िया समझ में आएगा। आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर, इसका प्लस के साथ गुणा माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra माइनस ए स्क्वायर। ये कहां से लिख रहे हैं? क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझाता हूं। देखो भाई ये माइनस से अंदर गुणा हुआ तो अंदर वाले निशान जो है बदल जाएंगे, तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, या माइनस था प्लस हो गया, या माइनस प्लस था माइनस हो गया। तो ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, यहाँ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर तो लिखनी है स्क्वायर। अब जो कटता है वो काट लो। ये शायद कटता है इससे, ये कटता है इससे। इसको भूलना नहीं है भाई, ये भूल बार बार पीछे रह जाता है क्योंकि लास्ट में है। तो देखो भाई Q बटे में 4 पाई अपसाइलन नॉट डॉट, ये 2ra है और यहाँ पे भी 2ra है, जोड़ दो, जोड़ दो 8 ra बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आर बीपी के, छोटा सा हो गया। तो देखो भाई हमने ऐसा बनाना है कि यहां P बन जाए। P क्या होता है? 2QA, पीछे अभी करके आए हैं। P क्या होता है? 2QA। तो यहाँ 2QA करने के लिए 4 को तोड़ देते हैं 2 पार्ट्स में, तो हमारे पास आएगा 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, जो दो बचा उसको लिख दिया यहाँ 2QA। Q को ले लिया, A को ले लिया और 2 को ले लिया, पीछे क्या बच गया? R, है ना, बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आर बीपी कैप। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं।
ये आंसर आएगा 1/4 पाई। ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं। तो भाई यहां पे आएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2p आर बटे में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आर बी पी कैप। देखो भाई इस बीपी कैप को हटा सकते हैं इस पे वेक्टर लगा के। पहले वेक्टर लगाने की जगह नहीं थी हमारे पास, तो अब हम लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2 आर पी वेक्टर बटे में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। बस ये हट गया क्योंकि हमने वेक्टर वो लगा दिया, और वेक्टर की दिशा भी वही है जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। क्लियर? चलो ये बात हमने समझ ली। अब एक छोटी सी बात और समझनी है, छोटा सा लास्ट रह गया, बस छोटा सा है, इसके बाद खत्म कर देंगे। देखो भाई ये द्विध्रुव था, हमने बात करी थी कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर रख दिए जाएं तो इस प्रकार बनी व्यवस्था को द्विध्रुव कहते हैं। अत्यल्प का मतलब बहुत कम होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, यहां R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। R है, R A से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस कंडीशन में हम A को क्या मानेंगे, A को नगण्य ले लेंगे। A को नगण्य लेने पर तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2 आर पी वेक्टर अपॉन, इसको छोड़ देंगे, इसको नगण्य मतलब इसको छोड़ ही दिया, इसको छोड़ ही दिया तो दो पावर बाहर है, दो यहाँ है, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी 4। आर की पावर कितनी हो जाएगी 4, और ऊपर आर की पावर 1 है, इससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2 पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, क्योंकि वी नो दैट k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, k की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, तो यहाँ पे k का यूज हम कर सकते हैं, और वो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2k p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसको जो भी इक्वेशन नंबर दो, तो समीकरण ये विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। इतना लिखना है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म। कल अपने बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद। के बारे में समझ में नहीं आया, समझाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे कल।
आर माइनस ए पे स्क्वायर जहां नहीं लगा वो लगा सकते हैं भाई, कहीं पे रह जाती है, लिखने में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सरिता को अब बाद में दिखने लगा है, चलो बढ़िया है, लेक्चर ज्वाइन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि।